जनरली लोग प्रीलिम्स 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 करते रहते हैं, बट मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं कि भाई मेंस को नेग्लेक्ट मत, उस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए, ज्यादा नहीं 20-25 पन्ने का होता है और उसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब हम अधिकारी बनने जा रहे हैं तो हमें पूरी जानकारी होना चाहिए कि जिस एग्जाम को हम दे रहे हैं उसका इन एंड आउट हमें सब पता हो। 70 से 80 सवाल करने का वहां पे हमें ऑब्जेक्टिव रखना होता है, 90 हो गए तो बहुत ही अच्छा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो मैं अंकित शर्मा इस बेहतरीन सेशन में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि साहब ईएससी 2026 में कब एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और दूसरी बात कि सर इसकी तैयारी कैसे करें। कई स्टूडेंट्स मुझे ये पूछ रहे हैं कि सर 26 में कब होगा, 25 में अभी हम एलिजिबल नहीं है, हम कॉलेज के 3rd ईयर में हैं या एज रिस्ट्रिक्शन की वजह से अभी एलिजिबल नहीं है, तो सर 26 में कब होगा, 26 के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहते हैं, तो 26 में एक कब होगा, और सर 26 में जब भी होगा तो हम उसके लिए कैसे अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन दें। तो इसीलिए मैं ये सेशन लेके आया हूँ। ये सेशन देखिएगा, बड़ा ही इंफॉर्मेटिव सेशन है, बड़ा जान डालने की कोशिश करिए मैंने इस सेशन में, और हर समय पे आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में होता है, फटाफट बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स जो कि 500 नंबर का होता है, मेंस जो कि 600 नंबर का होता है, और इंटरव्यू आपका 200 नंबर का होता है। इंटरव्यू को यूपीएससी की भाषा में पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है। अब एक एक सेक्शन की अगर हम बात करें तो देखो, स्टेज 1 जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक दिन ये पेपर होगा, ठीक है। इसमें 2 पेपर होते हैं जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, दोनों के दोनों। पहला जनरल स्टडीज होगा जिसमें 10 टॉपिक होते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, डिजाइन, ड्राइंग, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रैक्टिसेस, मटेरियल साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईसीटी, करंट अफेयर्स, एथिक्स। ठीक है, ये 10 टॉपिक आपके होंगे जिससे सवाल पूछे जाते हैं। तो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, मतलब 120 मिनट का पेपर होगा, और आपका मैक्सिमम मार्क्स 200 होगा, मतलब हर सवाल का 2 नंबर आपको मिलेगा। अब जो आपका टेक्निकल पोर्शन है वो सेकेंड पेपर में पूछा जाएगा, राइट। ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, 150 सवाल होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा और 300 मार्क्स का पेपर होगा। अब ये टोटल 500 नंबर का पेपर होता है। अब सर कितने मार्क्स इसमें लाए जाए ताकि हम क्वालिफाई कर जाए अगले स्टेज के लिए, मेंस के लिए? तो देखो, 210 220 नंबर इनफ रहते हैं कंबाइन अगर बात करो, बट मैं कहता हूं कि साहब 250 का स्कोर एक रेस्पेक्टेबल स्कोर होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट 210 220 ला रहा है उस पर प्रेशर बन जाता है कि मेंस एग्जाम में उसे और अच्छा स्कोर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं 250 नंबर तक सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि वो कंफर्टेबल पोजीशन में रहे। अब जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है वो मेंस देंगे। मेंस में साहब आपके अगेन 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर सेम डे होंगे, ठीक है। ये आपका कन्वेंशनल पेपर होगा, मतलब राइटिंग वाला पेपर होगा, ठीक है। इसमें आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाना है और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी लिखने हैं, राइट। तो 8 सवाल मिलेंगे, 8 में से 5 सवाल करने रहेंगे दोनों पेपर में। 3 घंटे का ड्यूरेशन होगा, और ठीक है, हर सवाल 60 नंबर का होगा, तो 5 इंटू 60 दैट इज 300 मार्क्स, 300 मार्क्स का पेपर होगा। अब साहब ये 600 नंबर का पेपर होता है, अच्छा स्कोर इसमें 400 नंबर माना जाता है, तो वहां 250 और यहां 400, ठीक है। ये आपका हो जाता है 650 मार्क्स। अगर आप 650 के स्कोर के आसपास है तो आप अगले स्टेज इंटरव्यू के लिए जाते हो, जिसमें आपको लगभग 120-130 नंबर ऑन एन एवरेज मिल जाता है, क्योंकि यहां तक आप पहुंचे हो, ठीक है। तो आपका ज्ञान की कोई दिक्कत है नहीं, वहां पे बस कुछ पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स हैं, अगर जो आप सीख लेंगे, जो फिजिक्स वाला, ठीक है, गेट वाला आपको बताता है कि इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करना चाहिए, उसके लिए अलग से हमारे सेशंस होते हैं, ठीक है। मेंस के लिए भी होता है, प्री के लिए तो हम पढ़ाते ही हैं, आपको पता ही है, ठीक है। हमारे बैचेस चलते हैं जनरल स्टडीज के और टेक्निकल के, सब कुछ, राइट। तो इंटरव्यू में आप 120-130 नंबर बड़े मजे से ले आते हो, तो ये पहुंच जाता है 780 मार्क्स, और 780 मार्क्स पे मन चाहा डिपार्टमेंट, मन चाहे, ठीक है, रैंक आपको मिल जाती है, कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हो। इससे ऊपर जो भी लाते हो वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज रहता है। तो चलिए, स्टेजेस की भी हमने बात कर ली। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि साहब जनरली लोग प्रीलिम्स 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 करते रहते हैं, बट मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं कि भाई मेंस को नेग्लेक्ट मत करो। क्यों नेग्लेक्ट मत करो? देखो, इंटरव्यू का अगर वेटेज देखोगे तो 15.38% है टोटल, ठीक है। टोटल आपका 600, 500, 1100, 200
इंटरव्यू, तो 1300 में से इंटरव्यू का लगभग वेटेज कितना हो गया 15.38%, राइट। प्रीलिम्स का वेटेज कितना हो गया आपका 1300 में से 500 नंबर, तो ये 38.46 मतलब 38.5% हो गया। अब अगर हम बात करते हैं मेंस की, तो ये 46% हो गया, 46% हो गया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, भाई मेंस एग्जाम ज्यादा प्रेडिक्टेबल है rather than प्रीलिम्स एग्जाम। मेंस एग्जाम बहुत प्रेडिक्टेबल है। देखो मेंस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्रीलिम्स की वजह से, बट मेंस एग्जाम में परफॉर्म करना ज्यादा आसान होता है, समय भी मिलता है, वक्त भी मिलता है, और पेपर भी बड़ा प्रेडिक्टेबल है। कैसे अब इसको टैकल किया जाएगा, ये हम सेशंस में बात करेंगे, इसी सेशन में बात करेंगे। तो मेंस को नेग्लेक्ट ना करिएगा, मेंस आपकी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो मेंस को साथ में लेके चलिएगा, प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग लेके आप नहीं चल सकते हो। चलिए, अब अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ईएससी 2026 की कब होगी, तो पहले जरा पिछले साल का भी कुछ डेटा यहां पे देख लेते हैं। अगर हम 2023 की बात करें, 19 फरवरी को प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, मेंस का पेपर 25 जून को हुआ था। तो आप ये देखिए, यहां पे आपके पास मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने का समय रहता है, 120 दिन रहते हैं, जिसमें मेंस को आप तराश सकते हो अच्छे से। ठीक है, 18 फरवरी को हुआ था, 23 जून को हुआ था, तो लगभग वही समय हो गया। ठीक है, 8 जून को हो रहा है और ये 10 अगस्त को हो रहा है, क्योंकि इस बार काफी चेंजेस आए हैं। 25 के एग्जाम के लिए आईआरएमएस जुड़ा है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ सीट्स बढ़ गई हैं और स्टूडेंट्स का भी रुझान काफी बढ़ गया है। तो यहाँ पे ये एक एक्सेप्शनल ईयर है। अब मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था, आपको ये भी बता रहा हूं कि अगर 8 जून को पेपर होगा तो शायद अक्टूबर में जाके कहीं ये मेंस लेना चाहिए था इन लोगों को, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं साहब, ये अगले साल भी फरवरी में पेपर कराना चाहते हैं, अपनी साइकिल को रीइंस्टेट करना चाहते हैं, वापस ट्रैक पे लाना चाहते हैं, क्योंकि ये डिले केवल आईआरएमएस की वजह से हुआ है। आप लोगों ने हमारे सेशंस अगर फॉलो किए होंगे तो आप लोग इससे वाकिफ होंगे। तो ये फरवरी में एग्जाम कराना चाहते हैं और जून में मेंस करवाना चाहेंगे। तो 26 में आपका एग्जाम अगर पूछोगे तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ फरवरी होना चाहिए, और जून में जाके आपका मेंस का पेपर होना चाहिए। तो यहां पे भी आपको 3-4 महीने मिलेंगे। ठीक है, 4 महीने मिल जाएंगे तैयारी के लिए। बट मैं एक चीज बता दूं भाई, मेंस की तैयारी अलग से नहीं होती है। ठीक है, मेंस की तैयारी प्री के ही साथ होती है, क्योंकि जो लोग प्री क्वालिफाई कर चुके हैं उनका टेक्निकल बहुत अच्छा रहता है। उन्हें अब अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को तराशना होता है ताकि वो मेंस में नंबर मैक्सिमाइज कर पाए। तो उस समय पे तराशने का काम होगा, फाइन ट्यूनिंग का काम होगा। उस समय पे अगर आप ये सोचो कि साहब मैं मेंस की तैयारी फ्रेश तरीके से करूं, तो वो पॉसिबल कभी भी नहीं होता है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप प्री की तैयारी करते हो तो आप साथ में मेंस को लेके चलो। हाँ, ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से लेके चलो, बट ठीक है, दिमाग में रखो और कुछ हद तक लेके चलो आप यहां पे। चलिए सर, अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करी जाए। तो देखो, मैंने इसको 4 स्टेजेस में बांटा है। पहला है कलेक्शन स्टेज, दूसरा है आपका प्लानिंग स्टेज, तीसरा है एग्जीक्यूशन स्टेज, और चौथा है मॉनिटरिंग स्टेज। देखिए, ये चारों स्टेज मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूं, मैं खुद भी एन एक्स आईएएस ऑफिसर रह चुका हूं। 2011 का मेरा बैच है, एग्जाम है, राइट। और मैं लगभग लगभग 11 से आज तक, ठीक है, पढ़ाने के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं। पढ़ाना मेरा पैशन है, इसलिए मैंने अपनी ईएस की सरकारी नौकरी छोड़ दी और मैं इसी पैशन में जुड़ा हुआ हूं। तो चलिए, मैं आज अपना पूरा एक्सपीरियंस यहां आपके पास निचोड़ के रख देता हूं। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आप एग्जाम का पैटर्न समझिए, जो मैंने आपको अभी समझाया है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ समझिए, वो भी मैंने आपको समझाया है, और मैंने कई और सेशंस भी लिए हैं जिसमें मैंने ब्रांच वाइज प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताए हैं, अलग अलग ईयर के, राइट। फिर एग्जाम का सिलेबस क्या है, नोटिफिकेशन में डिटेल सिलेबस आता है एग्जाम का। मैं ये कहूंगा कि आप उस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए, ज्यादा नहीं, 20-25 पन्ने का होता है, और उसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब हम अधिकारी बनने जा रहे हैं तो हमें पूरी जानकारी होना चाहिए कि जिस एग्जाम को हम दे रहे हैं उसका इन एंड आउट हमें सब पता होना चाहिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए एग्जाम का सिलेबस की, भाई क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि एग्जाम में पूछेगा क्या, जो सिलेबस है, और वो मुझे डिटेल तरीके से पता होना चाहिए। तो मैं, ठीक है, आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो में तो देख ही लेते हैं, बट साथ में उस सिलेबस को डिटेल में एक बार खुद पढ़िए, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा
कॉन्फिडेंस आएगा। साथ ही में आप साहब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के, उनको कलेक्ट करिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि साहब किन टॉपिक्स पे ज़्यादा वेटेज देना है, किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा वेटेज देना है और किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, मतलब मुझे तैयारी जो करनी है उसका रास्ता क्या होगा, राइट। तो ये यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर पॉसिबल है आपके लिए तो सिविल सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कलेक्ट कर लो, राइट। सिविल सर्विसेज में पहले सिविल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, बट काफी समय से वो बंद हो गया है, बट वहां के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो यहाँ पे भी पूछे जाते हैं, कई बार हूबहू आ जाते हैं, तो एक बार कलेक्ट कर लो, काफी अच्छे सवाल होते हैं। साथ में आप साहब प्रीवियस ईयर मेंस पेपर भी कलेक्ट कर लो, ठीक है, किसके, इंजीनियरिंग सर्विसेज के। अगर पॉसिबल है तो सिविल सर्विसेज के भी ले लो। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज के पेपर का जो मेंस का सवाल है हूबहू इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ जाता है, सेम डेटा के साथ, सेम लैंग्वेज के साथ और सेम मार्क्स के साथ। तो कई बार जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो अगर हमें हूबहू सेम सवाल मिल जाता है जो हमने पास्ट में सॉल्व किया है, तो साहब कॉन्फिडेंस बड़ा हाई हो जाता है और फ्री के नंबर लगते हैं, ठीक है। उसके बाद साहब आप सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखो, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, क्योंकि ये मुझे मदद करेगा कि किस सब्जेक्ट पे मुझे ज्यादा समय देना है, किस सब्जेक्ट पे मुझे कम समय देना है, राइट। फिर उसके बाद वेटेज एनालिसिस करो आप, किसका, टॉपिक वाइज। कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें किस टॉपिक का क्या, ठीक है, वेटेज है, ये भी एनालिसिस करो, किस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, किस चैप्टर पे कम ध्यान देते हैं। और ये आपको केवल टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए नहीं करना है साहब, ये आपको जनरल स्टडीज के लिए भी करना है और टेक्निकल के लिए भी करना है। क्यों भाई? क्योंकि जनरल स्टडीज का पेपर आपका कितनी देर का है, 2 घंटे का है और 200 मार्क्स का तो वो भी है। और जब प्रीलिम्स में आपको लाने हैं 250 नंबर, तो जनरल स्टडीज का पेपर भी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो केवल आप टेक्निकल नहीं, क्योंकि जनरली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो टेक्निकल 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 करते रहते हैं, क्योंकि उसमें मजा आता है, उसमें रिवॉर्ड मिलता है, सवाल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करते हैं, तुरंत जवाब मिलता है, तो एक वो नशे की तरह काम करता है। बट भाई हमें पेपर निकालना है, किसी एक चीज में डूबना नहीं है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज एनालिसिस करना है, टॉपिक वाइज वेटेज एनालिसिस करना है, जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट का और आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स का, राइट, ये आपके पास होना चाहिए। फिर सेलेक्ट द स्टडी मटेरियल एंड स्टैंडर्ड बुक्स। अब भाई आपको तैयारी करनी है, तो इस समय पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई मैं किस मटेरियल को फॉलो करूं, किस किताब को फॉलो करूं, इस डिसीजन को बड़ा सोच समझ के लीजिएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप गेट वाला को फॉलो करो, ये आपका लुकआउट है, ठीक है। गेट वाला की फैकल्टी नंबर 1 है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, ठीक है। बट ये आपको चेक करना है कि साहब मैं किसका मटेरियल फॉलो करूं और क्या किताबें फॉलो करूं। बट जिसको भी फॉलो करना, उसे साहब बाइबल बना के फॉलो करना, पूरे विश्वास के साथ फॉलो करना। तो इस चयन को करते समय बहुत सावधान रहना, क्योंकि यही आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को मेक करेगा या ब्रेक करेगा। या तो आपको सिलेक्शन करवाएगा या तो सिलेक्शन में रुकवा देगा, क्योंकि ये गलत डिसीजन आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, राइट। तो इसमें बहुत ज्यादा सावधान रहना, ठीक है। अपना स्टडी मटेरियल और स्टैंडर्ड बुक या मेंटर बड़ा ध्यान से चुनना, राइट। फिर उसके बाद अब मुझे प्लान करना है, मैंने सब कुछ बना लिया, अब मैं साहब सब्जेक्ट वाइज प्लान बनाऊंगा। सब्जेक्ट वाइज प्लान कैसे बनाऊंगा, ठीक है, कि साहब जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होगा, जो मेरा फंडामेंटल सब्जेक्ट होगा, मैं उसे पहले पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं फंडामेंटल सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देता हूं, उसके बाद मैं हाई वेटेज सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देता हूं। अगर सब्जेक्ट फंडामेंटल भी है और हाई वेटेज भी है तो साहब सोने पे सुहागा है। देखो साहब, मुझे एग्जाम निकालना है, मुझे रिसर्च नहीं करनी है। मैं बड़ा साफ सीधे शब्दों में अपनी क्लास में भी कहता हूं कि साहब हमें एग्जाम निकालना है, रिसर्च नहीं करनी है। तो किसी भी सब्जेक्ट में इतना ना डूब जाना कि 4-5 महीने उस सब्जेक्ट में निकाल देना और बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान ना देना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज प्लान करना है और उस सब्जेक्ट पे उतना ही टाइम देना जितना उस सब्जेक्ट के लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा किसी सब्जेक्ट को टाइम ना दीजिएगा, प्रोपोर्शन में टाइम दीजिएगा, जितना उसका एग्जाम के लिए वेटेज है उतना समय आप
दीजिएगा। उसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एंड टाइम एलोकेशन पर सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट का ऑर्डर भी डिसाइड करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले फंडामेंटल सब्जेक्ट करना, उसके बाद ठीक है उससे जो लिंक सब्जेक्ट है उन्हें करिएगा। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यहां पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। प्रिपेयर मैक्रो एंड माइक्रो प्लान। पहले आप साल भर का प्लान बनाइए, उस साल भर के प्लान को 6 महीने के प्लान में तोड़िए, 6 महीने के प्लान को 3 महीने के प्लान में तोड़िए, 3 महीने के प्लान को 1 महीने के प्लान में तोड़िए, 1 महीने के प्लान को आप ठीक है वीकली प्लान में तोड़िए, और वीकली प्लान को आप डेली प्लान में तोड़िए। अगर आप ठीक है नीचे से ऊपर चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कहा जाता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, तो आप अपने मैक्रो गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करिए और उन छोटे छोटे गोल्स को धीरे धीरे करके अचीव करिए। अदरवाइज क्या होता है, पहाड़ सा दिखता है। ठीक है, मुझे पहाड़ चढ़ना है तो मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेके पहाड़ चढ़ता रहूंगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा कब मैं पहाड़ चढ़ गया। अदरवाइज मैं डेली यही सोचूंगा, नहीं यार मुझे इतना पढ़ना, इतना पढ़ना, इतना पढ़ना, तो एक मेंटल प्रेशर आ जाता है जो हमें दबा देता है और जिसके स्ट्रेस में हम लोग बिखर जाते हैं और तैयारी हो नहीं पाती। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि इसे बनाइए और मंथली और वीकली पे कंसंट्रेट करिए। उसके बाद के प्लान आप भूल जाइए, जब महीना खत्म हो जाए तब अगले महीने के प्लान को आप देखिए। तो हमेशा छोटे छोटे प्लान पे काम करिए, हमेशा सुखी रहोगे, राइट। इसके साथ अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन स्टेज, तो आप अब अपने सब्जेक्ट को पढ़ना चालू करिए, और जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आप डिटेल नोट्स बनाइए। अब डिटेल नोट्स में आपको यह ध्यान रखना है कि साहब आपको मेंस को भी ध्यान रखना है और ठीक है प्री को भी ध्यान रखना है, तो साथ में आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाना है, राइट। और जैसे ही आपका कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो जाए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। किसके? इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के और गेट एग्जाम के। इन दोनों को तो आपको सॉल्व करना ही करना है। और जहां पे आप ये फील करते हो कि नहीं सर मेरा यहाँ पे कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रहा है, तो उस टॉपिक को जाके फिर से पढ़िए, उस टॉपिक की गहराई में उतरिए और उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस देखिए। अगर वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, राइट, तो उस टॉपिक की गहराई में उतरिए। कई बार कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो शायद आपके नोट्स में ना हो, आपके मेंटर ने ना पढ़ाया हो, बट किसी एक साल में पूछ लिया गया है। 25 साल 26 साल के आपके पास पेपर होंगे, किसी एक साल में पूछ लिया है, तो उन हर एक टॉपिक के पीछे मत भागिएगा। रीजन है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कई बार यूपीएससी पूछता है जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, और उन क्वेश्चंस की तैयारी करना बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। मतलब एग्जाम में पूरे 150 में से 150 सवाल किसी को भी नहीं आते होंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में साहब मैं 70 सवाल भी चेक कर जाता हूं, बहुत अच्छे से कर जाता हूं, तो मुझे बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हो जाते हैं वहां पे, राइट। तो 70 से 80 सवाल करने का वहां पे हमें ऑब्जेक्टिव रखना होता है। 90 हो गए तो बहुत ही अच्छा है। तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं चैप्टर वाइज, और जहां पे दिक्कत फील करो उसे तराशो, उसे फाइन ट्यून करो, उसे अच्छा करो, राइट। और जैसे ही आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते जाओ। सर ये शॉर्ट नोट्स क्या चीज है? देखो भाई, आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया और डिटेल नोट्स मान लो आपका 250 पेज 300 पेज का है, और उसके बाद जब आपको रिवीजन करना होगा तो हर बार आप ये कॉपी लेके 250-300 पन्ने की कॉपी लेके रिवीजन करना बड़ा ही मुश्किल रहेगा। और ये 250-300 पन्ने कभी भी एग्जाम में हमेशा नहीं आते। इनका कुछ क्रक्स होता है, इनकी कुछ समरी होती है, जिसको आप 15-20 पन्ने में नापने की कोशिश करिए बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। उस ट्रेंड की बेसिस पे आप इनको उस समरी में लिखने की कोशिश करिए और इन शॉर्ट नोट से फ्यूचर में रिवीजन को प्लान करिए। इसी तरीके से आपकी एक 300-350 पन्ने की नोटबुक बन जाएगी शॉर्ट नोट्स की, जो आपको रिवीजन में बहुत मदद करेगी, और एग्जाम से 1-2 दिन पहले ये किताब आपके लिए गीता या बाइबल बन जाएगी, क्योंकि साहब इसी को पढ़ के पेपर निकलने वाला है। बट मैं एक सजेशन ये दूंगा, किसी का भी शॉर्ट नोट्स बोरो मत करना, उधार मत लेना, अपना शॉर्ट नोट्स खुद बनाना। क्योंकि मान लो मैं किसी सब्जेक्ट में वीक हूं तो मैंने उसका डिटेल में शॉर्ट नोट्स बनाया, मैं किसी सब्जेक्ट में स्ट्रांग हूं तो मैंने उसका शॉर्ट में शॉर्ट नोट्स बनाया। अगर उस शॉर्ट नोट से आप पढ़ोगे तो मान लो जो सब्जेक्ट मेरा वीक था वो आपका स्ट्रांग है, और जो आपका स्ट्रांग है वो मेरा वीक था,
तो ये कहानी कुछ जमेगी नहीं। ठीक है, हर आदमी शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से बनाता है, टेलर मेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि दुकान में जो कपड़ा मिलता है, जो शर्ट पैंट मिलती है, उसकी हर एक कपड़े की फिटिंग सबको सेम नहीं आएगी, तो ऐसे ही शॉर्ट नोट्स एक पर्सनल चीज है जो हर एक चीज हर एक स्टूडेंट के लिए काम नहीं करेगी। तो शॉर्ट नोट्स अपना बनाइएगा, इस पे भी हमने काफी सेशन ले रखे हैं। अब मॉनिटरिंग, साहब मैं पढ़ रहा हूं, मैं एक एक करके सब्जेक्ट पढ़ता जा रहा हूं, तो मैं क्या करूं? देखो, समय समय पे आप अपने सब्जेक्ट का रिवीजन करिएगा। होगा क्या कि मान लो एक सब्जेक्ट मैंने आज पढ़ा, 2-3 महीने बाद मैं ये महसूस करता हूं, फील करता हूं कि मेरा वो सब्जेक्ट अब मैं भूलने लगा हूं, और मन में एक चिंता आने लगती है कि यार मैं आगे तो बढ़ रहा हूं, बट अपने पुराने सब्जेक्ट में भूलता जा रहा हूं। तो उसके लिए क्या करूं? उसके लिए आपको टाइमली रिवीजन करना पड़ेगा। हर महीने में एक सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना ही करना पड़ेगा। और ये कैसे किया जाए? दिन में आप रात को 1 घंटा सोने से पहले रिवीजन करिए अपने शॉर्ट नोट्स की मदद से। ठीक है, 2-4-5 दिन में आपका सब्जेक्ट रिवाइज होता रहेगा और ये साइकिल चलती रहेगी। इनिशियली रिवीजन में ज्यादा समय लगेगा, बट जैसे जैसे आपकी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, ये रिवीजन का समय कम होता जाएगा, और आखिरी दिन, एग्जाम के दिन, वो 300 पन्ने की किताब आप पूरे एक दिन में कुछ घंटों में रिवाइज कर जाओगे। तो ये आपको रिवीजन करना पड़ेगा ताकि आप पुरानी चीजें ना भूलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बट पिछला रास्ता याद रहे आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साहब आपको मॉक टेस्ट देना है, टेस्ट सीरीज देना है। टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके पास टॉपिक वाइज सवाल हो, आपके पास सब्जेक्ट वाइज सवाल हो, आपके पास मिक्स टेस्ट के सवाल हो, और साथ में साहब आपके पास फुल लेंथ टेस्ट सवाल हो। सवाल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही सफिशिएंट होनी चाहिए। जरूरत पड़े तो आप गेट वाला की ईएससी की टेस्ट सीरीज चेक करिएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिएगा, नंबर ऑफ क्वालिटी देखिएगा, बड़ी ही शानदार है। तो उसको आप रेफरेंस लेके देख सकते हैं, क्योंकि जिससे क्वालिटी सवाल भी मुझे चाहिए और क्वांटिटी ऑफ सवाल भी चाहिए, ताकि मैं टॉपिक वाइज अपने आप को चेक कर पाऊं, मैं सब्जेक्ट वाइज अपने आप को चेक कर पाऊं, मैं ये चेक कर पाऊं जब मुझे 2-3 सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं तो क्या मैं उन 2-3 सब्जेक्ट्स को रिटेन कर पाता हूं, और लास्ट में जब मैं फुल लेंथ टेस्ट देता हूं तो क्या सारे सब्जेक्ट्स को मैं मैनेज कर पा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम के डे पे मुझे सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है। तो यही ट्रेनिंग आपको लेनी है धीरे धीरे करके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन आप कुछ गलतियां करोगे। देखो, गलतियां करना पाप नहीं है प्रिपरेशन के दौरान, बट गलतियों को दोहराना पाप है। तो इस दौरान आपको क्या करना है? अगर हो सके तो एक नोटबुक बनाइएगा जिसका नाम दीजिएगा नोटबुक ऑफ मिस्टेक्स। उसमें अपनी गलतियां लिखिएगा और उस नोटबुक ऑफ मिस्टेक्स को भी रिवाइज करते रहिएगा, ताकि ये गलतियां आप फ्यूचर में रिपीट ना करो। और जैसे जैसे फ्यूचर में रिपीट नहीं करते जाओगे, गलतियों के नंबर कम होते जाएंगे और आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा साहब। देखो, सिलेक्शन केवल एक ही चीज पे डिपेंड करता है, वो है आपका कॉन्फिडेंस, तैयारी का कॉन्फिडेंस और एग्जाम के डे का कॉन्फिडेंस। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ बताने वाला हूं कि प्रीलिम्स के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, बट मेंस के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है। अब मेंस के एग्जाम में कैलकुलेटर की ये इंपॉर्टेंस है, अगर मैं कैलकुलेटर का सही और ढंग से इस्तेमाल करना जानता हूं तो साहब दोनों पेपर में कम से कम मैं 20 से 25 मिनट बचा सकता हूं कैलकुलेशन में, और इन 20 से 25 मिनट में मैं 1-2 सवाल अटेम्प्ट कर सकता हूं। इतना इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटर मेंस के एग्जाम में। बट यही कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है हमारे लिए किसमें? प्रीलिम्स के पेपर में। तो अब मैं ये कहता हूं कि आई हैव टू बी मास्टर ऑफ कैलकुलेटर बट नॉट स्लेव ऑफ कैलकुलेटर। क्यों? क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि मैं कैलकुलेटर पे मास्टरी तो हासिल कर ली, बट 2 into 2 मतलब 2 गुणा 2 4 है, ये भी करने के लिए मैं कैलकुलेटर पे डिपेंड हो गया, मेरा दिमाग कैलकुलेशन में चल ही नहीं रहा। तो साहब आपको एक बैलेंस बिठाना है बिटवीन योर मैनुअल कैलकुलेशन, ठीक है, मैनुअल कैलकुलेशन करने की आदत नहीं छोड़नी है आपको, और साथ में कैलकुलेटर पे महारत भी हासिल करनी है, क्योंकि मेंस के एग्जाम में आपको ये कैलकुलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार साबित होगा। तो आपको साहब कैलकुलेटर का सही इस्तेमाल करना है, एक बैलेंस बनाते हुए कि साहब मैं कैलकुलेटर का मास्टर भी बन जाऊं और कैलकुलेटर पे मेरी डिपेंडेंसी एक्सेसिव ना हो जाए। तो इसी
मोमेंट के साथ और इसी अच्छी बात के साथ हम सेशन को क्लोज करते हैं। अगर सेशन पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई और इंपॉर्टेंट जानकारी भी चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज आप मुझसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम आईडी है अंकित सर PW, जाके सर्च करिएगा, आपको वहां पे मेरा फोटो दिख जाएगा, उसमें ज्वाइन करते हैं। चलिए दोस्तों, टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।